हेलो मैं शैतानो, कैसे हो आप। मैं आपके लिए लेकर आऊं भाई इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। ठीक, इसमें भाई आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे जो कि 10-5 सालों में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में भैया पूरे इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। इसके अलावा फिर आपको ये कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, चालू करते भाई वीडियो को अपन जल्दी से रहा। सबसे पहले अपन आते हैं खड़े खड़े रहा, चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव तुमको मिल जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक, बट उससे पहले भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो। ठीक, क्योंकि भाई तुम भूल जाते हो फिर बाद में। चलो, तो सबसे पहले भी ये बोलो क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक काय की स्टडी करता है तो इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है। थोड़ा जल्दी जल्दी लेकर चलूंगा तुम लोग को भैया। ठीक, क्योंकि भैया बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है बेटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है भैया, इंडिविजुअल इकाइयों का करता अध्ययन करता है। ठीक है, देन इसका भैया भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था को बेटा अपनाया, इंडिविजुअल इंडिया ने किस इकोनॉमी को अपनाया भैया, मिक्स्ड इकोनॉमी को। देन इसका भी बोलो क्या बोल रहे हैं बेटा, किसने सबसे पहले बेटा माइक्रो शब्द का इस्तेमाल करा था, तो ये क्या रैगनर फ्रिश ने। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं भैया, साइंस जो है वो वेल्थ है, संपदा है, तो ये वो किसने बोला था भैया, तो एडम स्मिथ ने बोला था बेटा। फिर इसका भैया जो जो बेटा मैंने टिक करे हैं वो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के पापा भी कौन है, एडम स्मिथ है। ठीक है, देन इसका भी माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे संबंध रखता है भैया, तो इंडिविजुअल यूनिट से संबंध रखता है। ठीक है, व्यक्तिगत इकाइयों से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है भैया, तो भैया जो रेम्युनरेशन लॉस्ट फॉर अदर, हमने कुछ दूसरी चीज पाने के लिए जो लॉस्ट कर दिया है, त्याग कर दिया, वो उसी को भी क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये होगा भी ऑब्जेक्टिव। इसके अपन फिर अपन बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले भी अपन क्या बोल रहे हैं भैया, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो किसकी स्टडी करती है, इंडिविजुअल इकाइयों की, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताता है, प्रोडक्शन लिस्ट में क्या बताता है, चेंजेस, क्या परिवर्तन आए। देन इसके भैया माइक्रो और माइक्रो दोनों एक दूसरे पे क्या भैया निर्भर है, मतलब इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड है। देन इसका भैया इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू, भैया इकोनॉमिक ग्रोथ किससे संबंध रखता है, तो भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उससे। फिर बेटा इकोनॉमी इज अ ग्रुप ऑफ, इकोनॉमी भैया क्या है, ग्रुप ऑफ किन का भैया, उत्पादन जो इकाइयां होती है, प्रोडक्शन यूनिट्स होती है, उनका बेटे क्या एक ग्रुप है, कौन, इकोनॉमी। ठीक, चलो देन इसका भैया खड़े खड़े रहा, आगे चलते हैं। ये अपना हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। फिर अपन आते हैं ट्रू फॉल्स पर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो भैया कॉन्वेक्स होता है, नहीं भैया, ठीक है, अवनोतर वगैरह नहीं होता है, क्या भैया कॉनकेव होता है, तो फॉल्स है बेटा। देन इसके भैया सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है भैया, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, ठीक है, पूंजीगत अर्थव्यवस्था, वो बेटा प्राइस के द्वारा सही होती है, तो हाँ भैया प्राइस के द्वारा क्या होती है, सही होती है। देन इसका बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड, बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है अवसर लागत, उसी को बेटा आर्थिक लागत बोलते हैं, तो हाँ भैया सही है। ठीक है, कहते हैं उसमें फॉल्स आंसर दिया, सही कर लेना। ध्यान रखना जो चीज मैंने करी है वो सही है। ठीक है, उसमें अगर कुछ भी लिखा है इसका मतलब अगर हो सकता है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने भैया चलो सही कर दिया तुम लोग के लिए सब। आगे भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में कुछ कुछ अपन टिक करे, जैसे भी नो स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता किसमें, कैपिटलिस्टिक में। फिर भी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी जो होती है वो क्या एक्सप्लेन करती है, होल इकोनॉमी को। इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी अपनाई, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये कहीं पर भी आ सकती चीज है। ठीक है, चलो देन इसके भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, विच इकोनॉमी, इंडिया ने कौन सी अडॉप्ट करी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होता है, तो ये कॉनकेव होता है। ठीक है, देन इसका भी क्या होता है, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम, भैया जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है उसको वो क्या है भैया, तो वो बेसिक वर्क है। ठीक है, यही मेन काम करती है अर्थव्यवस्था, यही प्रॉब्लम और यही उसका बेसिक काम है बेटा। देन इसका व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो भी उसका मीनिंग लिख दे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो बेटा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को ही क्या बोला जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। ये अपना भैया पहला चैप्टर खत्म हो गया। सेकंड चैप्टर पर अपन ये आते हैं, क्या बोले भैया, कंज्यूमर इज द इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर बेटा कब इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, कंज्यूमर कब साम्य में होता है, तो भैया एमयूएक्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, पीएक्स के बराबर। ये सिंगल कम्युनिटी में होता है। डबल कम्युनिटी की इक्वेशन तुम लोग कमेंट करके बताना बेटा मुझको। ठीक, देन इसका क्या बोल रहे हैं बेटा, जो बजट लाइन है वो कितनी बार कर्व को टच करता है, तो भैया एक बार टच करेगा। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, चलो आगे आते हैं। इफ द प्राइस ऑफ एक्स, बेटा एक्स नाम की कम्युनिटी बेटा उसका प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है, लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है भैया, इंक्रीज इन द डिमांड। लेकिन दूसरी कम्युनिटी का डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब एक का और दूसरा दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये किस प्रकार के गुड्स है, तो ये कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स हैं। ठीक है, एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। कार का प्राइस, वो पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो कार की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, ऐसा मान सकते हो। ठीक, चल देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या भैया, तो एक पावर है जो आपकी इच्छाओं को करती है, संतुष्ट करती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। फिर इसका भी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, डिमिनिशिंग, गिरता रहता है हमेशा बेटा। देन इसका भी बोल रहे हैं विद द इंक्रीज इन प्राइस। भैया अगर कार का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कर्व क्या हो रहा है, ठीक है, तो भैया डिमांड कर्व क्या होगा भैया, शिफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ क्या जाएगा भैया, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, देन इसका भी बोल रहे हैं कंजम्पशन ऑफ एवरी। भैया हम हर एक इकाई जब खाते आएंगे तो उससे जो एडिशनल यूटिलिटी जो मिल रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, कहां गया,
क्या होती आएगी भैया, गिरती आएगी। ठीक है, हमने खाया एडिशनल जो भी अपन ने खाई, ठीक है, अतिरिक्त इकाई, तो भैया उससे उपयोगिता क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। देन इसका रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स, बेटा इंडिफरेंस कर्व का जो रेशियो होता है दो गुड्स के बीच में भी उसको क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन बोलते हैं। देन इसका बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल, इनमें से बेटा कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री पूरक वस्तु है, तो ये इनमें से कोई भी पूरक वस्तु नहीं है, ये सब बेटा क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स है। देन इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, एक्सपांशन इन द डिमांड कर्व, डिमांड अकर, भैया डिमांड में एक्सपांशन कब होता है, जब भैया प्राइस क्या होता है, कम होता है, तभी डिमांड बढ़ती है। देन इसका क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, कहते हैं व्हेन टोटल यूटिलिटी, बेटा जब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ध्यान रखना यहाँ पर तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है भैया, टोटल सॉरी क्या बोल रहे हैं, व्हेन टोटल यूटिलिटी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है या मैक्सिमम है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, जीरो होगी, बात खत्म। क्लियर है। फिर बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, बजट लाइन का स्लोप क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा, माइनस P1 अपॉन P2, इसका एक और आ सकता है बेटा माइनस PX अपॉन PY। क्लियर है, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, एक्स वाई क्यों बोल सकते हैं वो लोग। चलो देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन, भैया जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है वो किसका बेस है, किसका आधार है, तो भैया इन सभी का भी वो आधार है। देन इसका भी बोल रहे हैं इंडिफरेंस कर्व जो होता है भैया ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो किस पर निर्भर होता है भैया, तो भैया किस पर होता है भैया, ऑर्डिनरी यूटिलिटी पर क्या होता है, निर्भर होता है। कौन भैया, तटस्थता वक्र। देन इसका भी बोल रहे हैं प्राइस रेशियो PX अपॉन PY, देखो ये बेटा क्या बोल रहे हैं, ये किसका स्लोप इंडिकेट करता है, तो बेटा बजट लाइन और प्राइस लाइन एक ही बात है, इसलिए बोथ ऑफ A एंड B। बेटा देन इसका बेटा व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, कांस्टेंट। मैंने बोला था ना घुमा फिरा कर आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। देन इसका भी अपन आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पर सेकंड चैप्टर के। क्या बोल रहे बेटा, इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो ये डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, तो ये डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो है, उपयोगिता सीमांत नियम जो है वो किसने बताया, तो ये H.H. गॉजन ने। ठीक, और ध्यान रखना ये H.H. गॉजन का प्रथम नियम है। ठीक, और सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है, मतलब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ठीक है, इक्वी डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, वो बेटा इसका सेकंड नियम है। देन इसका भी कर रहे हैं एन इंडिफरेंस कर्व गिव्स, भैया इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, क्या भैया इक्वल सेटिस्फेक्शन, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताता है, इक्वल या फिर सेम दोनों लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो लिखा हुआ शायद से तुम लोग को दिखने रहा हो। फिर बेटा कार और पेट्रोल कैसे गुड्स है, तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पूरक वस्तु है। देन इसका भी बोल रहे हैं देयर इज अ, कौन सा रिलेशन है बेटा, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन, इनवर्स। ठीक है, कीमत और मांग में कैसा है, इनवर्स, अप्रत्यक्ष। फिर इसका या फिर विपरीत, बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट वेयर, क्या कंज्यूमर एट्टेन, बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सी पोजीशन है, जहां पर बेटा कंज्यूमर को मैक्सिमम सबसे ज्यादा होती है संतुष्टि होती है। बेटा देन इसका बेटा यूटिलिटी कितने प्रकार की है, तीन प्रकार की है। देन इसका बेटा जितना बड़ा इंडिफरेंस का होगा, जितना ऊपर, वो उतनी ज्यादा हमको बेटा क्या देगा, हायर सेटिस्फेक्शन देगा। देन इसका बेटा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज फिक्स्ड एट द पॉइंट, बेटा डिमांड फॉर अ कमोडिटी और किसके इक्वल होगी, सप्लाई के, वहीं पर बेटा प्राइस को क्या रखा जाता है, तय करा जाता है। चलो देन इसका भी अपन ट्रू फॉल्स पर आते हैं। सबसे पहले भी क्या बोल रहे हैं, डिमांड कर्व इज जनरली नेगेटिव स्लोप होता है, तो ये ट्रू है। ठीक है, अधिकतर क्या होता है, डिमांड कर्व जनरली बोला उन्होंने, जनरली नेगेटिव स्लोप होता है, मतलब नीचे की ओर जाता है। ठीक है, क्लियर है, इसमें फॉल्स दिया होगा शायद से आंसर। देन इसका भी बोल रहे हैं दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काटते नहीं, भैया गलत। बेटा लॉ ऑफ डिमांड जो होती है वो गिवन गुड्स पर भी अप्लाई होती है, नहीं, ये उसका विरोधाभास नहीं होता उस पर भैया। ठीक, चलो देन इसका भी बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो देखो ये क्या है, इन लोगों ने अभी आए हैं पेपर में, तो इसलिए इन लोगों ने पता क्या कर दिया, ये नीचे दे दिया और उसी के सामने उनका वो भी दे दिया है, क्या बोलते हैं, ऑप्शन। ठीक है, तो ये मत सोचना यार ऐसे वो आते हैं क्या, मैं दो कॉलम बिल्कुल सामने सामने, ऐसा नहीं होता कभी कभी। ठीक है, लेकिन आजकल वो देने भी लग गए ऐसे, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन है, टी और कॉफी है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन है, कार और पेट्रोल है। इंफीरियर गुड्स कौन से, कोर्स फूड, जो मोटा अनाज होता है वो। बेटा स्लोप ऑफ बजट लाइन का कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, चलो देन इसके भी अपन आगे चलते हैं। बेटा विच कर्व इज कॉन्वेक्स, कौन सा कर्व कॉन्वेक्स होता है, देखो एक होता है नतोदर, एक होता है अम्नोत्तर करके। ठीक है, ये एक बार सर्च कर लेना। तो बेटा जो तटस्थ वक्र होता है वो उद्गम के क्या होता है, ओरिजिन के क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। देन इसका भी क्या हो रहा है, द पॉइंट वेयर अ कंज्यूमर ड्राइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वो पॉइंट जहां पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, उपभोक्ता साम, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बेटा क्या बोल रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लग्जरी गुड्स की इलास्टिसिटी कैसी होती है, जो रोचक वो वस्तु होती है उनके कैसे होता है, हाईली इलास्टिक, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा लचीली होती है। देन इसका भी बोल रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन, ये नेगेटिव है, अप्रत्यक्ष ऋणात्मक है। चल देन इसका भी कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, प्रोडक्शन और कॉस्ट वाला, वो अपन करते हैं सप्लाई वाला मिलाकर। बेटा क्या बोल रहे हैं, देयर आर कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो बेटा 5 होते हैं, ध्यान रखना अपन लोग के हिसाब से, वैसे उसको 4 कर दिए गए अभी, लेकिन अपन 5 ही टिक करेंगे। बेटा देन इसका बेटा फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो, फिक्स्ड कॉस्ट को और क्या बोलते हैं, स्थिर लागत को क्या बोलते हैं, तो बेटा क्या, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। देन इसका भी कर रहे हैं, आगे चलते हैं।
बेटा प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म, बेटा प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है? तो भैया इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, हिंदी में भी इनपुट और आउटपुट ही है। बेटा विच कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो, कौन सी कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती है? तो बेटा कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव ये भी आता है घूम फिर के। बेटा लेबर किसका एग्जांपल है? तो वेरिएबल फैक्टर का, क्या भैया? वेरिएबल फैक्टर का है, ठीक है, परिवर्तन जो तत्व वो होता है ना फैक्टर, उसका। फिर इसका भी क्या होना है? प्रॉफिट क्या होता है? तो ये प्रॉफिट होता है रेवेन्यू में से जो अपन कॉस्ट माइनस कर दे तो प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक। चलो अब इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं? बेटा रिटर्न टू स्केल वो कैसी धारणा है, ठीक है, जो एक होता है पैमाने का प्रतिफल और एक क्या बोलते हैं, एक और कुछ होता है, ठीक, दो होते हैं बेटा, ठीक है। तो जो रिटर्न टू स्केल है, हिंदी में एक बार उसको देख लेना, तो बेटा रिटर्न टू स्केल जो था वो लॉन्ग टर्म की धारणा रखता है, ठीक है, मैं उसका नाम एकदम से भूल गया हूं। देन इसका क्या करना है? रिटर्न टू स्केल जो है वो लॉन्ग टर्म हो गया। उसके पहले भी क्या लिखा है? शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट कौन सा है, मतलब अल्पकाल उद्देश्य, वो अल्पकालिक अवधारणा कौन सी है? तो ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो क्या है? छोटे समय की भावना है, क्लियर है, छोटे समय की क्या अवधारणा है, क्लियर है, ध्यान रखना, बुक में देख लेना इन दोनों का नाम क्या है, ठीक है, एक है भैया पैमाने का प्रतिफल और एक और कुछ रहता है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, ठीक। चलो अब इसका भी क्या बोल रहे हैं? फिर इसका भी लॉ ऑफ सप्लाई जो क्या होती है, कैसा रिलेशन बताती है? प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन बताती है? डायरेक्ट रिलेशनशिप बताती है, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ती है, इसलिए प्रत्यक्ष है बेटा। देन इसका बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर मिल्क, मिल्क की बेटा इलास्टिसिटी कैसी है? तो बेटा क्या है? इलास्टिसिटी है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई जो होती है वो मांग का नियम किस पर अप्लाई नहीं होता? तो ये पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं ना, जो खराब वस्तु हो जाती है जल्दी, नाशवान वस्तु, उन पर लागू नहीं होता है बेटा। फिर देयर आर डैश फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कितने? 5। फिर इसका भी कर रहे हैं सप्लाई कमोडिटी इज अ पार्ट ऑफ, सप्लाई किसका पार्ट है बेटा, किसका भाग है? तो बेटा स्टॉक का, स्कंद का। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज इन टैक्सेशन, अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो सप्लाई क्या आएगी? कम हो जाएगी। फिर इसका क्या? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, भैया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है, ठीक है, मांग जो पूर्ति की लोच है वो किसके बीच में संबंध बताता है? तो ये प्राइस और सप्लाई के बीच में, क्वांटिटी सप्लाई के बीच में, ठीक। देन इसका बेटा लोग क्या बोल रहे हैं? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेटा हर प्रति जो लागत होती है इकाई की उसको क्या बोलते हैं? तो बेटा एवरेज कॉस्ट बोलते हैं, प्रति लागत इकाई। बेटा फिर इसका बोल रहे हैं एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है? तो भैया हर लागत का शेप कैसा होता है? बेटा यू शेप का होता है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन जरा। अब इसका भी क्या बोल रहे हैं? रेंट थ्योरी जो रिकार्डो की, ध्यान रखना ये बाई चांस आ सकता है, कई बार दियो बेटा ये, ठीक है, रेंट और रिकार्डो, ध्यान रखना, रेंट थ्योरी किसने दी थी? रिकार्डो ने। तो बेटा क्या बोल रहे हैं? ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पे आधार है, तो हाँ भैया। देन इसका भी बोल रहे हैं बेटा फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो नोन एज, फिक्स्ड कॉस्ट को ही सप्लीमेंटरी कॉस्ट बोलते हैं, हाँ भैया। देन इसका भी बोल रहे हैं देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, प्राइस और सप्लाई में इनवर्स रिलेशन है, अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष है, तो फॉल्स बेटा। फिर इसका द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज यूनिवर्सल, हर जगह अप्लाई होती है, हाँ भैया। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट ये आ चुका बेटा, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या बेटा? एग्रीगेट सप्लाई ही बोलते हैं, हाँ भैया। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, ठीक है, जो परिवर्तनशील लागत होती है वो जीरो हो सकती है, हाँ भैया हो सकती है। चलो और आगे चलते हैं अपन जरा, मैच द कॉलम वगैरह में ज्यादा कुछ है नहीं भैया। रिलेशन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी का कैसा रिलेशन है, ठीक है, तो इसको एक बार देख लें भैया। सप्लाई का कैसा रिलेशन है? कॉस्ट ऑफ कमोडिटी के साथ रिलेशन है बेटा। डिमांड फैक्टर का किसके साथ रिलेशन? तो इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड का। चल आगे चलते हैं अपन, इंपॉर्टेंट चीज है, वन वर्ड और फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ढंग से करना बेटा, क्योंकि पता ही नहीं चलता क्या करना है इनमें, ठीक है। विच कॉस्ट, ट्रांसफरेबल इनकम किसको बोलते हैं? तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही ये भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बेटा, ट्रांसफरेबल इनकम। और अपन ने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था इकोनॉमिक कॉस्ट, दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या बोल रहे हैं? नेम द टोटल, जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर देते तो क्या बनता है? टोटल कॉस्ट, कुल लागत। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं? इफ द प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस स्लाइटली थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई बिकम जीरो, सप्लाई पूरी जीरो हो गई, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोच, ठीक। देन इसका भी कर रहे हैं इन एडिशन टू, क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जो एडिशन हुआ, ठीक है, काय के कारण? क्योंकि हमने एक और यूनिट बेची, तो उसको बेटा क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू। फिर इसका भी कर रहे हैं व्हाट प्रॉफिट डज अ फर्म अर्न इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, भैया इक्विलिब्रियम में कंपनी कैसा प्रॉफिट कमाती है? तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। चलो और आगे आते हैं भैया अपन लोग यार। अब भैया अपन नया कैच चालू कर रहे भैया, जो मार्केट वाला चैप्टर, वो वाले उसके चैप्टर के सबसे पहले बेटा क्या बोल रहे हैं? मार्केट प्राइस कहां फाउंड होता है? तो बेटा शॉर्ट पीरियड में होता है, अल्पकाल में। देन इसका बेटा डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म परफेक्टली इलास्टिक किस में होता है? तो भैया पूर्णतः जो वो होता है ना मार्केट, उसमें होता भी है, ठीक है, पूर्णतः जो क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन वाला, परफेक्टली कंपटीशन वाला, उसमें होता भी है। फिर क्या बोल रही है? प्राइस ऑन विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। इसमें कुछ और आंसर दिया, वो भी देख लेना बेटा। क्या बोल रहे हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस में विभेद किसमें कर सकते हैं? तो बेटा एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, उसमें अपन कर सकते हैं। फिर इसका भी है इफ द सप्लाई ऑफ एनी गुड्स रिमेन अनचेंज, सप्लाई चेंज नहीं हो रही है लेकिन डिमांड की ओर बढ़ रही है, तो प्राइस भी बेटा क्या आएगा? बढ़ जाएगा।
ठीक। देन इसका भी बोल रहे हैं इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, भैया परफेक्ट कंपटीशन जो होता है पूर्ण प्रतियोगिता, हाँ पूर्ण प्रतियोगिता, तो उसमें बेटा कंपनी क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, लेने वाली होती है, ठीक। देन इसका बेटा प्राइस सीलिंग कौन करता है, कीमत सीमा हो कीमत तल हो, दोनों ही कौन करता है बेटा, सरकार करती है। बेटा इन शॉर्ट पीरियड में बेटा डिमांड क्या करती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर इसका भैया अ ग्रुप ऑफ फर्म, सारी फर्मों को मिलाकर क्या बनती है, इंडस्ट्री, ठीक। देन इसका क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट इंपोज, बेटा गवर्नमेंट एक अपर लिमिट तय कर देती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्राइस सीलिंग। फिर इसका भी बोल रहे हैं इन परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर होता है, विक्रेता, वो कैसे गुड्स बेचता है, होमोजीनियस, एक रूप वाले। फिर इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, डैश रिफर्स टू स्टेट ऑफ बैलेंस, कौन सी चीज को बोलते हैं कि ये चीज बैलेंस में है, तो भैया इक्विलिब्रियम को, साम्य को क्या बोलते हैं, बैलेंस में बोलते हैं। बेटा द फर्म प्राइस इज, भैया जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। बार बार घूम के आ रहा है बेटा वही क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं अपन जरा। अब बोलो क्या बोले भैया, नॉर्मल प्राइस जो है वो इमेजिनरी है, बस ऐसी अपन ने सोच लिया कि हाँ ऐसा है, तो हाँ भैया वो इमेजिनरी है, वो वास्तव में नहीं है, ठीक। चलो आगे चलते हैं भैया अपन जरा। अब भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, मार्केट डिमांड कर जो है भैया उसी को एग्रीगेट रेवेन्यू कर बोलते हैं, हाँ भैया सही है। चलो मार्केट डिमांड रिफर्स टू डिमांड ऑफ वन कम्युनिटी। चलो अब इसका भैया अब आगे चलते हैं, मार्केट प्राइस किसके अराउंड घूमता है, तो ये नॉर्मल प्राइस के, सामान्य कीमत के अराउंड घूमता है, बाजार कीमत। बेटा हु हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू टाइम, बेटा टाइम को किसने इंपॉर्टेंस दिया, महत्व दिया, तो बेटा मार्शल ने बताया, ठीक है। प्राइस को तय करने में टाइम का इंपॉर्टेंट रोल है। बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में कौन नहीं मिलता, तो भैया परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं मिलता है। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं, वेजेस कैसे डिसाइड होते हैं, तो भैया मांग और पूर्ति के कारण, डिमांड और सप्लाई के कारण। बेटा मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन तय करता है, गवर्नमेंट, खत्म बात, ठीक। चलो अब अपन चालू करते हुए इकोनॉमिक्स के बी पार्ट पर खटाक से आते हैं। सबसे पहले बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, समष्टि अर्थशास्त्र, वो क्या अध्ययन करती है, तो प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम की थ्योरी को पढ़ती है। बेटा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फ्लो, इनमें से कौन सा फ्लो नहीं है, तो भैया कैपिटल फ्लो नहीं है, ठीक है, प्रवाह नहीं है। फिर इसका भी आगे चलते हैं, बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में कौन इन्वॉल्व है, तो ये सभी के इन्वॉल्व है। देन इसके बेटा टोटल नेशनल इनकम को जब जनसंख्या से डिवाइड कर देते तो बेटा क्या निकल जाती है, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। फिर इसका बेटा जनरल प्राइस जो होते हैं वो किसमें स्टडी की जाती है, तो बेटा मैक्रो में। देन इसका भी अपन आगे चलते हैं। अब 9th वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है, तो बेटा इन सब, सॉरी किस पर फोकस नहीं करता, एक्सेप्ट, तो बेटा इन सब पर फोकस करता है, क्योंकि ये सब बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि जूट इंडस्ट्री इन सब के मुकाबले में क्या छोटी बात है। क्लियर है, चलो इसलिए बेटा ये आंसर उसका। आगे चलते भैया क्या बोल रहे हैं, बेटा एग्रीकल्चर किस में इंक्लूड होता है, किस सेक्टर में, तो ये प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर इसका भी नेशनल इनकम जो इंडिया की है वो कौन कैलकुलेट करता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीएसओ। देन इसका बेटा टोटल वैल्यू, जितने भी गुड्स और सर्विस बने हैं, वस्तु और सेवाएं बनी है, उन सबको टोटल को क्या बोलते हैं, जीडीपी, ठीक। नेशनल इनकम जो होती है बेटा वो आर्थिक विकास का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या होता है बेटा, इंडेक्स होता है, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं अपन। अब भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज अ ब्रांच ऑफ, भैया इनकम और एम्प्लॉयमेंट किस में अध्ययन करते हैं, तो बेटा समष्टि मतलब मैक्रो में। ट्रेड साइकिल भी किसमें स्टडी करते हैं, मैक्रो में। फिर बेटा नेशनल इनकम को कैसे निकाला जाता है, तो बेटा इसमें पर ईयर भी लिख सकते हो, एनुअली भी लिख सकते हो, और क्या एक और चीज क्या बोल रहे हैं उसको, ईयरली भी लिख सकते हो। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, ट्रू फॉल्स, बेटा डेवलप कंट्री के मुकाबले जो विकसित वो है कंट्रियां, उनके मुकाबले इंडिया की जो नेशनल इनकम वो कम है, हाँ भैया सच बात है, ठीक। फिर क्या बोल रहे हैं बेटा, ब्लैक मनी जो होता है बेटा एक पैरेलल इकोनॉमी को जन्म दे देता है, तो हाँ भैया सही है, ठीक। फिर इसका भैया समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दे देता है, सही है। बेटा इनकम फ्रॉम गिफ्ट, अगर गिफ्ट से हमको कोई इनकम मिली तो उसको भी नेशनल इनकम में जोड़ेंगे, नहीं भैया नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो ट्रांसफर इनकम है, हम सिर्फ फैक्टर इनकम को जोड़ते हैं। बेटा सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स अगर बेचा है तो वो नहीं जुड़ेगा नेशनल इनकम में, तो हाँ भैया नहीं जुड़ेगा, सच है वो, ठीक। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, आगे चलते हैं हम। बेटा क्या बोल रहे हैं, द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, भैया पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो उस पर पर कैपिटल इनकम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, गलत है, असर पड़ेगा, कम होती आएगी। बेटा इन्वेस्टमेंट ऑफ फिजिकल कैपिटल इज स्टॉक, भैया उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, तो हाँ भैया सही है। बेटा जीएनपी वो है जो नेशनल कॉन्सेप्ट है, भैया नाम से दिख रहा है एन है, मतलब नेशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ट्रू। चलो अब आगे चलते भैया, ये इन सब का भी आंसर इनके सामने सामने लिखा हुआ, एक बार पढ़ लेना। डेप्रिसिएशन क्या भैया, रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। कंजम्पशन ऑफ गुड्स का भी अनलिमिटेड बोलते हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर होता है। फ्लो क्या है, टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। स्टॉक जो होता है वो फिक्स टाइम के लिए होता है। फिर ये क्या बोल रहे हैं, एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है। मशीनरी प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर, फाइनल गुड्स है। और वुड यूज्ड बाय कारपेंटर, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। चलो अब अपन आगे चलते हैं वन वर्ड वगैरह पर। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, कौन सा सेक्टर नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा योगदान देता है, तो बेटा जो सर्विस सेक्टर होता है, सेवा वाला,
टर्शरी सेक्टर, वो देता है सबसे ज्यादा योगदान। बेटा डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स और इनिशियल गुड्स, इसके बीच में अंतर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक। इसका आंसर क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस को क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक। इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा नेशनल इनकम इज स्टडी अंडर विच इकोनॉमी? नेशनल इनकम किस इकोनॉमी के अंतर्गत स्टडी की जाती है? तो ये मैक्रो में। ठीक, देन इसके भैया इंक्रीज इन नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम बढ़ रही, राष्ट्रीय आय बढ़ रही, तो वो क्या सूचित कर रहा है? कि भैया देश का विकास हो रहा है, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर बेटा कितने साल में बेटा नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है? तो बेटा एक साल में एक ही बार कैलकुलेट की जाती है। चलो, व्हाट इज द बेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? का बेस क्या है? तो ये क्या है? होल इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? सब कुछ पढ़ते हैं। फिर इसका भी कर रहे हैं हाउ मेनी मेजर एरिया? बेटा मैक्रो इकोनॉमी के कितने एरिया हैं? तो बेटा वो जो 4 सेक्टर अपन ने पढ़े थे, 4 जो सेक्टर, उनके नाम लिख देना। हाउस होल्ड, ठीक है, गृहस्थ, ठीक है, वो सब अपन जो पढ़े थे वो लिख देना बेटा। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल, ठीक, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये 4 सेक्टर होते हैं। फिर इसका बेटा मेजरमेंट, नेशनल इनकम निकालने की 2 विधियों के नाम लिख दो, तो कोई भी लिख दो, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, कुछ भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन भैया, खड़ा खड़े रहा। सबसे पहले बेटा बोलो क्या बोल रहे हैं? मनी इज दैट मनी डज। मनी वो है जो मनी डज करता है। तो ये कौन ने बोला भैया? इसने बोला भैया, हेटले क्या? विटर्स ने। फिर इसका भी मनी का फंक्शन क्या है? तो भैया ये सभी क्या बेटा मनी के फंक्शन है। बेटा मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मतलब भी क्या होता है? क्या बोला भैया? तो सॉरी, ये अपने टिक नहीं करा है, ठीक है, इसका मत करना भैया। मनी सप्लाई बाकी देख सकते हो। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? जो भी कैश अवेलेबल विद पब्लिक होता है उसको बोलते हैं अपन। चलो आगे भी क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक मिनट, यहाँ पे कई बार डाउट होता है। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी आरबीआई का ऑप्शन नहीं है ना, तो सुनो भैया, एक सेंट्रल बैंक नाम की एक बैंक है, जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, तो वैसे एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है। तो ये वो क्या है? ये सब कौन है? कमर्शियल बैंक। तो ये भी क्या है? कमर्शियल बैंक, इसलिए इसका आंसर ये है, ठीक है। चलो अब बेटा बोलो क्या बोल रहे हैं? हु इज गार्जियन ऑफ इंडियन बैंक? भैया देश की जो बैंक है उनको, उनका संरक्षक कौन है? तो भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आगे बेटा बोलो क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो बेटा मैंने बताया था एमएम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। क्लियर है? तो ये प्राइमरी फंक्शन, बाकी सब नहीं है, प्राथमिक कार्य। फिर बेटा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या? इसमें ऑप्शन है रिजर्व बैंक, तो हम ये रिजर्व बैंक। फिर इसका भी कर रहे हैं विच बैंक इशू नोट? कौन सी बैंक इशू करती है? भारतीय रिजर्व बैंक, खत्म बात, ठीक। फिर इसका भी कर रहे हैं सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया की? आरबीआई। फुल फॉर्म लिखना बेटा तुम लोग। बेटा बैंक रेट को ही क्या बोला जाता है? बैंक दर को ही भैया क्या बटे की दर बोला जाता है? डिस्काउंट रेट बोला जाता है। फिर बेटा सीआरआर डिक्रीज अगर हो रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन क्या होगा? बढ़ेगा। फिर इसका भी बोल रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस। भैया मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या है? तो बेटा मनी का प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी फंक्शन है। फिर इसका बेटा शेड्यूल्ड बैंक जो होती है वो बेटा आरबीआई की कौन सी लिस्ट में होती है? सेकंड लिस्ट में होती है, ठीक है, अनुसूचित जो बैंक होती है वो। फिर इसका बेटा प्राइस फ्लक्चुएशन प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है? बेटा मार्केट में होती रहती है। फिर M1 M2 को क्या बोलते हैं बेटा? नैरो मनी बोला जाता है, संकुचित। और M3 को क्या बोला जाता है? ब्रॉड मनी, ठीक है, विस्तृत मुद्रा। फिर इसका भैया आगे चलते हैं। बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है वो पब्लिक को लोन देती है, गलत बात, ठीक। बेटा रिलायबल मनी को ही क्या बोला जाता है? चेक। वो रिलायबल मनी में चेक आता है, तो हाँ ये आता है, ठीक। एक होता है लीगल मनी, ठीक। फिर इसका भी कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है, हाँ। फिर इसका भी ये कहा गया, चलो मनी हैज नॉट सॉल्व। बेटा मनी ने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा, गलत बात है, कर दिया भाई उसने तो सॉल्व। फिर बेटा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज अ प्राइमरी फंक्शन। मनी का प्राइमरी फंक्शन है? नहीं भैया, एमएम वाले प्राइमरी फंक्शन है। फिर इसका बेटा क्या बोल रहे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लास्ट लेंडर है, ठीक है, मतलब सबसे आखिरी में वही लोन देने वाला बचता है, तो हाँ भैया सही है। बेटा मनी वो है जो मनी रखता है अपने आप में अस्तित्व, तो ट्रू है भैया। बेटा कमोडिटी वैल्यू जो होती है 10 रुपए की जो कमोडिटी वैल्यू है वो क्या है? इंडिया में ज्यादा है उसकी ओरिजिनल कीमत से? तो नहीं भैया, गलत है। कमोडिटी वैल्यू मतलब वो जिस चीज से बना ना, तांबा सिक्का जिससे भी बना मान लो, ठीक है, वैसे तो स्टील वगैरह से बनाए, तो क्या स्टील की कीमत उस 10 रुपए से ज्यादा है क्या? मतलब पिघलाकर अगर बेचोगे तो क्या 10 रुपए से ज्यादा मिल जाएंगे तुमको? नहीं भैया, ठीक। देन इसका क्या बोल रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू वाज वेरी डिफिकल्ट इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में ये वैल्यू तय करना, कीमत निर्धारण, मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, तो हाँ भैया मुश्किल होता है। चलो आगे चलते भैया, मैच द कॉलम वगैरह। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ? तो ध्यान रखना बेटा 1 अप्रैल 1935। इंपॉर्टेंट है, फिर इंपॉर्टेंट है, फिर इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं भैया, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ था और फंक्शन करा था, ठीक है। 3 बार इंपॉर्टेंट क्यों बोला? सुनना रहा, आरबीआई स्टैब्लिश भी हुआ था और फंक्शन भी उसने इसी दिन काम करना चालू करा था। लेकिन अगर कोई बोले नेशनलाइज कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो बेटा 1 जनवरी क्या भैया 1949, ठीक है। चल अब इसका भी क्लियरिंग हाउस का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। फिर इसका भी डायरेक्ट सप्लाई ऑफ मनी कौन? कंट्रोल बाय बैंकिंग सिस्टम। बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या भैया 1935 में स्टार्ट हुआ था। बेटा बैंक आर रेगुलेटेड बाय, बैंक किससे रेगुलेट होती है? इस कानून से रेगुलेट होती है, बैंकिंग एक्ट 1949। बेटा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पब्लिक से एक्सेप्ट करना डिपॉजिट किसका काम है? कमर्शियल बैंक का, ठीक है, व्यापारिक बैंकों का। चलो आगे चलते हैं अपन जरा। बेटा
ट्रेड साइकिल इज विच ईवल, बेटा इकोनॉमिक मनी का कौन सा ईवल है, ये कौन सा दोष है, तो ये इकोनॉमिक ईवल है। फिर इसका भी बोल रहे हैं हु हैज राइट टू इशू पेपर मनी, पेपर मनी कौन इशू कर सकता है, सेंट्रल बैंक और आरबीआई, लिख देना ब्रैकेट में। फिर इसका भी बोल रहे हैं नबार्ड कब स्टैब्लिश होता है, 1982 में। ठीक बेटा ध्यान रखना, जैसे सारी बैंकों का बाप कौन है, आरबीआई, तो वैसे बेटा नबार्ड जो जितनी भी एग्रीकल्चर बैंक है, ठीक है, इंडिया में रूरल बैंक है, उन सबका बेटा पापा कौन है, नबार्ड। बेटा देन इसका बेटा ऑन द बेस ऑफ विच सिस्टम, रिजर्व बैंक जो होता है बेटा वो किस सिस्टम के आधार पर नोट इशू करता है, तो ये किसके आधार पर, मिनिमम फंड के आधार पर। ठीक है, ध्यान रखना भैया 200 करोड़ तक का क्या होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए। ठीक, चलो, तो जो आरबीआई भी उसके पास 200 करोड़ तक का कम से कम फंड होना चाहिए। ठीक है, जिसमें से 115 करोड़ क्या होगा भैया, क्या गोल्ड होना चाहिए। चलो, गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज वगैरह। अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा, विच कमिटी इज कंसर्न विद द बैंकिंग रिफॉर्म, कौन सी एक कमिटी बनी थी जो बैंक रिफॉर्म करती, तो भैया नरसिम्हा कमेटी। फिर इसका भी कहा गया इन विच ईयर रिजर्व बैंक नेशनलाइज कब हुआ था, 1949, बता चुका हूं 1 जनवरी के दिन। बेटा सेंट्रल बैंक इंडिया की कौन है, आरबीआई। बेटा व्हाट इज मीन्ड बाय डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल क्या है ना, कम हो जाना। बेटा व्हेन वाज बैंक, वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1944 में। ठीक बेटा, व्हाट डू मीन बाय मनी इन्फ्लेशन, मनी इन्फ्लेशन मतलब क्या है, जब प्राइस बढ़ जाता है तो उसके कारण जो महंगाई होती है उसको भी क्या बोलता है, मनी इन्फ्लेशन। चलो आगे चलते हैं खड़ाक सर आप। अब ये क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले जो चैप्टर वहां से, रोजगार निर्धारण वाले में से। बेटा क्या बोल रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन और सेविंग में कैसा रिलेशन है बेटा, नेगेटिव। ध्यान रखना, इनकम और कंजम्पशन, आय और उपभोग में कैसा है, प्रत्यक्ष। आय और बचत में कैसा है, सेविंग में कैसा है, इनकम और सेविंग में भी प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। बस इन दोनों में क्या भैया, इनडायरेक्ट, मतलब जब इनकम को हटाकर सिर्फ इन दोनों की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं, सप्लाई अपनी मांग खुद सृजन कर लेता है, ये कौन ने बोला था भैया, तो जेबी सेन ने, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। फिर इसका भी कॉल रहे हैं कीन्स की थ्योरी जो एम्प्लॉयमेंट की है वो भी किस पे डिपेंड है, इफेक्टिव डिमांड पर डिपेंड है। चलो आगे चलते हैं। बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, तो डेल्टा, मार्जिन मतलब हमेशा डेल्टा, ध्यान रखना। अब कौन किसकी बात कर रहे हैं, कंज्यूम की, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। फिर इसका बेटा कीन्स की थ्योरी जो वो किससे संबंध रखती है, तो ये इन सभी से संबंध रखती है। ठीक, चलो देन इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, डिफ्लेशनरी गैप जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो ये डेफिसिट डिमांड से बन जाता है। ठीक है, अभावी मांग से, अभावी मांग से क्या बन जाता है, तो डिफ्लेशनरी गैप बन जाता है। उसी पॉइंट को घुमाकर बोल दिया है। बेटा इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, जब एक्सेस डिमांड होती है, मांग अधिक हो जाती है, तो बेटा क्या हो जाता है, बैंक रेट क्या हो जाता है, बढ़ा दिया जाता है। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लायर जो गुणांक वो है, बेटा वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, काम करता है। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, द पॉइंट एट विच एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पर बराबर होते हैं तो उसको बेटा क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट इज रिजल्ट, अनएम्प्लॉयमेंट काय के कारण होता है, तो डेफिसिट डिमांड के कारण हो रहा है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, अभावी मांग के कारण बढ़ रही है। बेटा देन इसका बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो क्या बताता है, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन इनकम के बीच में रिलेशनशिप बताता है। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कीन्स ने भैया। फिर इसका भी बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको केन्स वगैरह भी बोलते हैं, देख लेना बेटा। ठीक, जेबी से हैज गिवन द लॉ ऑफ मार्केट, बेटा जेबी से ने लॉ ऑफ मार्केट दिया था। बेटा मल्टीप्लायर क्या है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। वाई मतलब ये क्या है, इनकम कितनी जनरेट हुई, काय के कारण, जो हमने इन्वेस्टमेंट करा तो उसके कारण। बेटा विद द इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, अगर इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी तो इनकम भी क्या, वो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा भैया, बढ़ेगा। चलो ट्रू फॉल्स पर अपनाते हैं। बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी जीरो एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, तो हाँ भैया सही है। ठीक है, अब इसका भी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मार्शल ने दी थी, गलत। अभी अपन पढ़ रहे हैं, कीन्स ने दी थी। अनएम्प्लॉयमेंट इज रिजल्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड, हाँ भैया। फिर इसका बेटा कीन्स इज की जो थ्योरी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर बेस्ड है, हाँ भैया। देखो ध्यान रखना, जेबीसी की थ्योरी भी फुल एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड थी, इसकी भी थ्योरी वैसे तो फुल एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड नहीं है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट पर क्या भी डिपेंड है। बेटा इन एक्सेस डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो हाँ भैया ट्रू। बेटा इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है वो डेफिसिट डिमांड के कारण होता है, नहीं भैया। ठीक है, एक्सेस डिमांड के कारण होता है। बेटा फिर इसका भी बोल रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम जो भैया वो डेफिसिट डिमांड को कम करने के लिए किया गया था, हाँ भैया। ठीक है, निर्यात में जो अपन ने वृद्धि का प्रोग्राम चलाया था वो डेफिसिट डिमांड, अभावी मांग को कम करने के लिए करा था। फिर इसके भी बोल रहे हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते तो नहीं भैया, बराबर नहीं होते। जरूरी नहीं है जितना बचाओगे उतना ही सेव करोगे। बेटा देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्या, मल्टीप्लायर और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है, प्रोपेंसिटी में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो हाँ भैया ट्रू। बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज देयर इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, सॉरी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, तो ये क्या ट्रू, ये फॉल्स आएगा बेटा। फुल एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज देयर इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ये फॉल्स है बेटा। ठीक, चलो अब इसका भी इसको कर लेना बेटा। देन इसका भी कर रहे हैं, कहां गया,
बेटा इनकम एंड सेविंग बोथ क्या होता है बेटा, डायरेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर। फिर इसका भैया इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या भैया, इनकम इलास्टिक है, ठीक है, इनकम इलास्टिक, इनकम लोच होता है, चलो आय लोच, बस इतना। ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या भैया, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आगे आते हैं भैया अपन, और भी बहुत सारे इन सबके सामने बेटा अपने अपने लिखे हुए हैं, एक बार इनको चेक कर लेना बेटा, ठीक है। चलो अब इसका भी क्या बोल रहे हैं बेटा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इफ लीकेज ज्यादा होगा तो भैया कम हो जाएगा, मल्टीप्लायर क्या कम हो जाएगा। एक्सेस डिमांड किसको जन्म देता है, तो भैया मनी इन्फ्लेशन को, मतलब महंगाई को जन्म देता है, मुद्रा स्फूर्ति को। फिर बेटा हु प्रोपाउंडेड द डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कीन्स ने, बात उसी की बात चल रही बार बार। बेटा हु गेव कॉन्सेप्ट इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट, फिर से वही बेटा कीन्स ने, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल प्रेफरेंस टू कंज्यूम, एमपीसी का मतलब आप क्या समझते हो, तो बेटा ये उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ और आय में कितना परिवर्तन हुआ, उन दोनों के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम के बीच में रिलेशन, वो रेशियो के बीच में रिलेशन बताता है। फिर क्या बोल रहे हैं, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो हम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डिजायर, वो होता है एक्स एंटे, ठीक। और एक होता है एक्सपोज्ड, ठीक, कितना असल में करा। बेटा देन इसका भी बोल रहे हैं, व्हाट इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग और इनकम के बीच में जो रिलेशन होता है उसको क्या क्या बोलते हैं, तो बेटा सेविंग फंक्शन बोलते हैं, क्या भैया, बचत फलन। बेटा एपीसी और एपीएस किसके बराबर रहेंगे, प्लस करेंगे तो 1 के बराबर रहेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया भैया अपना, आगे चलते बस थोड़ा सा बचा हुआ खत्म कर रहे हैं बेटा अपन। फिर इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, बेटा बजट सरकार कब पेश करती, कितनी बार पेश करती, तो एक साल में जो पेश करती है वो एक साल तक के लिए रहता है। बेटा बजट इज प्रेजेंटेड, पार्लियामेंट में प्रेजेंट कौन करता है, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। बेटा बजट जो स्पीच होता है जो लोकसभा में वो कौन देता है, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर देता है। बेटा प्रोफेशनल टैक्स कौन लगाता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा बेटा डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, तो ये इनकम और गिफ्ट दोनों ही डायरेक्ट टैक्स हैं, एक्साइज ड्यूटी नहीं है। बेटा 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके भी क्वेश्चन आ सकता है। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं, बजट प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, बेटा वो सबसे पहले पेश कहाँ होता है, तो बेटा लोकसभा में होता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, सही आंसर कर लेना उसका। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं, इन इंडिया पार्लियामेंट पासिस बजट, भैया इंडिया में बजट पास कब तक हो जाना चाहिए, तो बेटा 31 मार्च तक पास हो जाना चाहिए, पास मतलब निकल जाना चाहिए वहां से, ठीक है। प्रेजेंट कब होना है, ध्यान रखना, प्रेजेंट कब होना है, तो 1 डे ऑफ फरवरी, पहले होता था लास्ट डे ऑफ फरवरी, अब कब प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट 1 डे ऑफ फरवरी। और भैया पास कब हो जाएगा, 31 मार्च तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। और लागू कब से हो जाएगा, 1 अप्रैल से। बेटा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक। बेटा स्लोप ऑफ बजट लाइन इन्होंने फालतू में ये दे दिया, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन बेटा, -P1/P2, ठीक है। और इसका आंसर शायद से ये दिया हुआ गलत है बेटा वो। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं, बेटा बजट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें राष्ट्र की आय और व्यय सब लिखे रहते हैं सरकार के। बेटा इनकम टैक्स कौन सा है, प्रत्यक्ष कर है, आयकर। बेटा कौन सा टैक्स है जो सरकार द्वारा वो गुड्स और सर्विस, गुड्स पर लगाया जाता है, तो बेटा एड वैलोरम करके टैक्स है, वो होता है बेटा, ठीक। देन इसका क्या बोल रहे हैं, सर्विस टैक्स जो होता है वो लेवाइड किसके द्वारा किया जाता है, सेवा कर केंद्र सरकार के द्वारा। बेटा डेफिसिट बजट जो होता है वो अच्छा बजट माना जाता है, ठीक है, घाटे का बजट अच्छा माना जाता है सरकार के लिए। बेटा फाइनेंशियल बिल में क्या होता है, तो बेटा टैक्स प्रपोजल होता है, ठीक है। चलो आगे चलते बेटा, द स्टेटिस्टिकल फिगर, जो फिगर निकल कर आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, वो रियलिटी से बिल्कुल थोड़ा सा वास्तविक रखते हैं, ठीक है, वास्तविकता रखते हैं, ठीक है। फिर इसका भी कर रहे हैं, बेटा रेलवे बजट जो होता है वो कौन प्रेजेंट करता है, रेल मिनिस्टर करता है। बेटा सर्विस टैक्स इंडिया में कब चालू हुआ था, बेटा जुलाई 1994 में हुआ था। बेटा अमाउंट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए बजट में। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी क्या भैया 18% है, ठीक है, और जो 5 रेट है वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं भैया, आगे चलते हैं। बेटा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज अ डायरेक्ट टैक्स है, फॉल्स। इंटरेस्ट पेमेंट जो प्लान है, फॉल्स। चलो बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो है वो 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट के लिए लाया गया था, हाँ ये ट्रू। चलो मैच द कॉलम वगैरह में कुछ है नहीं जहां तक इस बार इसमें। चलो अब अपन बात करते हैं बेटा राइट द मीनिंग ऑफ सरप्लस बजट। सरप्लस बजट मतलब क्या होता है भैया, जिसमें इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर सरकार के कम होते हैं, एस्टिमेटेड, अनुमानित वाले। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं, हु पास, बजट को कौन पास करता है बेटा, करते फाइनेंस मिनिस्टर एवरी ईयर। कहां पेश करते हैं, तो पार्लियामेंट में पेश होता है, ठीक है, पास होता वहीं से। बेटा विच टैक्सेस डिवाइड बाय गवर्नमेंट, बेटा गवर्नमेंट ने जुलाई 2017 में कौन सा टैक्स लगाया था, तो ये जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
बेटा फिर इसका भी कॉल रहे हैं हु प्रेजेंटेड जनरल बजट। जनरल बजट कौन प्रस्तुत करता है? सामान्य जो बजट होता है वो सीधी बात है फाइनेंस मिनिस्टर घुमा रहे हैं। बेटा विच आर इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो जो भी एग्जांपल पढ़ोगे वो सब लिख देना, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सब कुछ। ठीक बेटा नेम द टैक्स बर्डन। बेटा वो बताओ जिसमें टैक्स बर्डन विच लाई ऑन द पर्सन हु पेड, उसी पर होगा वो बोझ जिसको देना है, तो ये वो डायरेक्ट टैक्स होता है। चलो आगे चलते हैं बेटा। बेटा हु इज क्या? रेवेन्यू डेफिसिट। हाउ इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकाला जाता है? तो बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब रेवेन्यू इनकम को माइनस कर देते हैं, क्या भैया राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को हटा देते हैं, तो बेटा निकल जाता है। बेटा फिर इसका क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, कैसे निकलता है? ठीक है, तो भैया फिस्कल डेफिसिट जो होता है ना, ठीक, उसमें से इंटरेस्ट को हटा दो। ठीक, इसका फॉर्मूला वगैरह देख लेना, अपने आप तुमको पता चल जाएगा बेटा। चलो बस 2 स्लाइड और बची, खत्म हो रहा है बेटा बस। बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। बेटा मेजर ऑफ इम्प्रूव क्या बोलते हैं? इम्प्रूव एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बुरा था उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो ये सभी अपन कर सकते हैं सब। बेटा फिर इसका भी कर रहे हैं बेटा इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, भुगतान संतुलन, वो कैसा है? तो ये अनफेवरेबल है। ठीक है, क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष है वो, सॉरी अप्रत्यक्ष मत बोलना उसको, क्या बोलते हैं उसको? अनुकूल नहीं है वो। ठीक है, अनुकूल है। फिर इसका भी कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इनविजिबल। इनविजिबल आइटम में कौन से वो होते हैं? तो ये तीनों ही क्या भैया इनविजिबल आइटम है। ठीक है, एक होता है प्रतिकूल, एक होता है बोलते हैं प्रतिकूल ना होना। ठीक, देन इसका भी कर रहे हैं तो वो वाला हो। चलो आगे चलते हैं अपन भैया। बेटा क्या बोल रहे हैं? ब्रिटेन वुड सिस्टम जो है, तो बेटा वो एडेप्टेबल था, मतलब उसको सबने स्वीकार करा था। ध्यान रखना ब्रिटेन वुड सिस्टम से ही क्या आया था? ये आया था, वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह आए थे। बेटा बाय डिवैल्यूएशन। बेटा डिवैल्यूएशन कौन कर रहा है? अब मूल्यांकन कौन करता है? तो ये कौन करता है? सरकार करती है, और उससे क्या होता है? करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। ध्यान रखना बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन से आइटम आते हैं? तो प्रत्यक्ष मतलब सॉरी जिनको देख सकते हैं। ठीक है, हाँ विजुअल आइटम। बेटा फिर इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है? तो बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या होता है? बैलेंस होता है। ठीक है, बराबर होना चाहिए। बेटा फिर इसका क्या होना है? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है बेटा उसमें विजिबल और इनविजिबल, दृश्य और अदृश्य दोनों ही मदे आती हैं। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं? आगे चलते हैं। बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट को ही क्या बोलते हैं? फॉरेक्स रेट भी बोलते हैं। चलो बस ये स्लाइड खत्म बेटा अपनी। बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजुअल इनविजिबल दोनों आते हैं, गलत भैया। बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, हाँ भैया। बेटा डिवैल्यूएशन सरकार द्वारा करते हैं, अभी मैंने बताया था, हाँ भैया। ठीक, चलो बेटा क्या बोल रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट को ही फॉरेक्स रेट बोला जाता है, हाँ भैया। इसमें भी मैच द कॉलम में बस एक ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। चलो बस खत्म भैया ये अपना। बेटा न्यू ट्रेड पॉलिसी कब आई थी? 1991 में आई थी। बेटा व्हाट डज कैपिटल अकाउंट इंप्लाई? बेटा कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है? तो बेटा जिसमें सरकार के विनियोग और लोन वगैरह जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और इंडेप्टनेस। फिर इसका भी है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड? हम ट्रेड क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। बेटा विच आइटम आर इंक्लूडेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन से आइटम होते हैं? बेटा सिर्फ विजिबल प्रत्यक्ष वाले, ठीक है, कहते हैं दृश्य वाले। बेटा ऑफ विच बैलेंस ऑफ ट्रेड? बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो बेटा व्यापार संतुलन वो किसका पार्ट है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ठीक है बेटा व्हाई इज एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी अडॉप्टेड? हम एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी हमने क्यों अडॉप्ट करी थी? ताकि बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम सही कर सकें, और इसमें जो आंसर लिखा वो भी देख लेना। बेटा फिर इसका कर रहे हैं व्हाट डू यू कॉल द प्राइस ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इन टर्म ऑफ अदर करेंसी के प्राइस में हमारे करेंसी के प्राइस को जो तुलना करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो बेटा एक्सचेंज रेट। ठीक है, विनिमय दर। ठीक है बेटा व्हाट इज कॉल्ड एरर एंड ओमिशन? एरर और ओमिशन क्या है? तो ये एरर और ओमिशन बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक थर्ड पार्ट है जिसमें भी हम गलतियों को करते सुधारते हैं। इसका आंसर भी नीचे देख लें बेटा। बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो भैया इंक्लूड्स विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन? किस प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं? तो भैया विजुअल और इनविजुअल प्रकार के ट्रांजेक्शन इसमें होते हैं। क्लियर है? तो भैया ये अपना पूरा भैया पूरी इकोनॉमिक्स का भैया अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो चुके हैं। कोई सी भी स्टेट बोर्ड हो भैया ऑलमोस्ट आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव अगर आपके स्टेट बोर्ड में आते हैं, ठीक है, या सेंट्रल बोर्ड में आते हैं, तो भैया ये सारे ऑब्जेक्टिव ये करूंगे तुम्हारे काम के लिए होंगे। ठीक है भाई, बहुत मेहनत करके भैया ये पूरी अपन ने स्लाइड वगैरह भैया अरेंज करी है। ठीक, तो भाई प्लीज सपोर्ट करो और भाई चैनल को ही सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, जितने लोग तक भी पहुंचा सकते हो पहुंचाओ भाई, क्योंकि ये स्पीड अपनी भैया थमनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। जितने जल्दी हो सके भैया बढ़ाओ चैनल को। ठीक है, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और कुछ नहीं भाई। ठीक है, बाकी अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज वगैरह की वीडियो भी ऐसी आती रहेंगी। ठीक, और भी बहुत सारी जानकारी के लिए भी आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम किसी भी क्या हो सकते हो जुड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।